नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। लास्ट टाइम मैंने बाज बहादुर चंद के बारे में बताया था, लेकिन उसमें कुछ मैसेजेज आए थे कि उसमें आप लोगों को साफ दिख नहीं रहा है, तो मैंने क्लियरली लिख लिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो किस तरीके से इसमें फैक्ट है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि लास्ट टाइम हमने पूरा कर दिया था। हम देख रहे हैं बाज बहादुर चंद का टाइम, और बाज बहादुर चंद का जो टाइम है वो है 1638 से लेकर के 1678 तक, लगभग 40 साल का शासन है। बाज बहादुर से पहले मैंने बताया था कि तिरमल चंद का शासन हम लोगों ने देख लिया था, और उससे पहले विजय चंद का शासन भी हम लोग देख चुके हैं। तो जो विजय चंद का शासन है, विजय चंद के शासन में हमने तीन लोगों का जो शासन देखा था, विनायक भट्ट हो गया, पीरू लाला हो गया और संग्राम कार्की हो गया। इन तीन लोगों का अत्याचार हमने देखा था, और इन्होंने क्या किया था कि सभी चंद राजकुंवरों को मारना स्टार्ट कर दिया था। तो विनायक भट्ट हुआ, पीरू लाला हुआ, इसको पीरू गुसाई के नाम से भी कहा गया है, और संग्राम कार्की, इन तीनों ने जब चंद राजकुंवरों को मारना शुरू किया तो ऐसे में तिरमल चंद्र तो भाग चुका था गढ़वाल की तरफ, और नारायण चंद भाग गया था नेपाल की तरफ। ऐसे में एक और व्यक्ति था नीलू गुसाई या नीला गुसाई इसको कहा गया है। तो इसकी इन्होंने आंखें निकलवा दी थी और इसको मरवा दिया था। इस नीला का एक बेटा हुआ बाजा, और इसी को आगे चल के हम पढ़ रहे हैं बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर के नाम से हम इसी को जान रहे हैं, इस नीला के बेटे को। ठीक है, तो तिरमल चंद जब राजा बना तो तिरमल चंद ने क्या किया कि विजय चंद के समय में जितने भी राजकुंवरों को मारा गया था उन सब का पता लगाना शुरू किया, क्योंकि तिरमल चंद पुत्रहीन थे, निसंतान थे। तो ऐसे में राजपद का कोई दावेदार नहीं था। तो उन्होंने सारे चंद राजकुंवरों का पता लगाना शुरू किया, और ऐसे में उनको पता चला कि एक बाज बहादुर चंद है, बाजा है, जो उसके भाई नीलू गुसाई का बेटा है। और जब ये बाज बहादुर छोटा था, राज दरबार में था, जब राजकुंवरों की हत्या हो रही थी, तो एक दासी थी, राज चेली थी, उसने इस बाज बहादुर को एक कपड़े में लपेटा और एक तिवारी ब्राह्मण के यहाँ छोड़ दिया। तो उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया, और तब तिरमल चंद ने उसका पता लगाया कि यहाँ पे एक नीलू गुसाई का बेटा है और हम उसको राजकुमार बनाएंगे। तो जब वो उस महिला के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमको दे दो। तो उसने मना कर दिया कि आप लोग इसको मारोगे, क्योंकि चंद राजवंश में यही परंपरा चलती आएगी आगे कि आंखें निकलवाएंगे, उनको मारने का काम किया जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से उसको समझाया बुझाया, उसको ये आश्वासन दिया कि इसको राजकुमार बनाएंगे। तो ऐसे में इस बाज बहादुर को अल्मोड़ा लाया गया और इसका राज्याभिषेक कराया गया, इसको राजकुमार बनाया गया, और बाद में तिरमल चंद की मृत्यु के बाद यही बाज बहादुर राजा बना। जब ये राजा बना तो ये बाज चंद के नाम से राजा बना। अब इसको बहादुर की उपाधि कहाँ से मिलती है? तो इसको बहादुर की उपाधि मिलती है दिल्ली में शाहजहां का शासन है। जब ये बाज बहादुर गद्दी पर बैठा तो इसके सामने सबसे बड़ी समस्या हो गई थी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। अब टैक्स कहाँ से आता था? तो ये मैंने पहले के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि तराई भाबर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राजस्व वहीं से मिलता था, इसीलिए रोहिलखंड के लोग वहीं आक्रमण करते थे। तो ये सीधे शाहजहां के पास गया, इसने कहा कि जो ये तराई का क्षेत्र है, तराई के क्षेत्र पे रोहिलों ने आक्रमण कर दिया है, जो पहले से वहाँ पे चंदों का शासन है। तो ऐसे में शाहजहां ने कहा कि इस समय जो शाहजहां गढ़वाल पर आक्रमण करने की तैयारी में था, और इस समय गढ़वाल में शासन है पृथ्वीपति शाह का। तिरमल चंद के समय में हमने देखा था कि महिपति शाह का शासन है, और महिपति शाह और तिरमल चंद के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें महिपति शाह की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद उसका जो अल्पवयस्क बेटा है पृथ्वीपति शाह, ये राजा बना। और इसकी संरक्षिका है कर्णावती, जिसको नकट्टी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कर्णावती के समय में क्या हुआ कि शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, और जो पहला अभियान हुआ था वो नवाजत खां के नेतृत्व में मुगलों ने आक्रमण किया, लेकिन उसमें मुगलों को सफलता नहीं मिल पाती है। उसको हम गढ़वाल के इतिहास में उसका डिटेल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कर्णावती ने मुगलों की युद्ध नीति को फेल कर दिया था। जब उसको सफलता नहीं मिली तो दूसरा अभियान उसने शुरू किया खलीलुल्लाह के नेतृत्व में, और उसके लिए उसने क्या किया कि इस बाज बहादुर की मदद मांगी,
और पूर्व से बाज बहादुर ने आक्रमण किया और पश्चिम से सिरमौर ने आक्रमण किया और दक्षिण से स्वयं मुगल सेना ने आक्रमण किया और इस युद्ध में इस पृथ्वीपति शाह ने लगभग मैदानी क्षेत्र खो दिया था, यानी कि देहरादून पे मुगलों का कब्जा हो गया था। तो इस युद्ध में बाज बहादुर ने जो बहादुरी दिखाई, इसीलिए इसको बहादुर की उपाधि दी गई और आगे चल करके ये बाज बहादुर चंद कहलाया। ठीक, और इसने तराई में जब इसको जमीन दी गई, तराई का क्षेत्र इसको दे दिया गया, तो इसको जमींदार की उपाधि भी दी गई। तो ये दो उपाधियां इसको शाहजहां ने दी। कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि शाहजहां ने इसको महाराजा धीराज की उपाधि भी दी। हालांकि कुछ इतिहासकार इसका खंडन करते हैं। इसका खंडन इसलिए करते हैं क्योंकि मुगलों की सत्ता भारत में अभी तक की उत्तर भारत में सबसे बड़ी सत्ता मुगलों की है और ऐसे में कोई मुगल बादशाह किसी छोटे से राज्य के किसी राजा को इतनी बड़ी उपाधि देगा, इसका खंडन करते हैं कुछ इतिहासकार। लेकिन अगर प्रश्न आपका इस तरीके का बनेगा तो आपका आंसर बाज बहादुर होगा। अगर प्रश्न ये बना कि किस चंद शासक को महाराजा धीराजा की उपाधि दी गई, तो चाहिए बाज बहादुर ही आएगा, क्योंकि चंदों में और पवारों में किसी को इतनी बड़ी उपाधि नहीं मिली थी। हालांकि कत्यूरी और कुड़िन्नों में हम देखेंगे वो खुद से रखी गई है। उन्होंने कत्यूरी शासकों ने जो उपाधियां रखी थी वो खुद की उपाधियां थी, वो किसी ने दी नहीं थी। लेकिन महाराजा धीराज की उपाधि की अगर बात चंदों के समय में होगी तो आपका आंसर बाज बहादुर चंद ही होगा। तो जब इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो इसने गढ़वाल पर आक्रमण का जो प्रूफ साबित किया था, इसने अल्मोड़ा में गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति उठाई और अल्मोड़ा में स्थापित कर दी। ठीक, इसके समय में एक मुख्य घटना और है। इसके समय में सुलेमान सिकोह कुमाऊं क्षेत्र में आया था। अब ये सुलेमान सिकोह का टॉपिक कहाँ से आता है? इस समय शाहजहां का शासन है और शाहजहां 1657 में बीमार पड़ जाता है और इसके 4 बेटे हैं। दारा सिकोह है, मुराद बख्श है, शाह सुज्जा है और औरंगजेब है। और इन चारों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। तो एक प्रश्न आता है मिडवेल हिस्ट्री से कि किस मुगल शासक के समय में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए थे, तो उसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां के समय में उसके बेटों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था और उत्तराधिकार के अंतिम युद्ध में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था और इस सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को हरा दिया था और उसकी बर्बरपूर्ण हत्या कर दी थी। तो उससे बचने के लिए, औरंगजेब से बचने के लिए सुलेमान सिकोह कुमाऊं आया, लेकिन इस बाज बहादुर ने बड़ी कूटनीतिपूर्ण से तरीके से उसको पैसे दिए, कुछ धन दिया, उपहार दिया और उसको गढ़वाल में भेज दिया। तो उसके बाद हम गढ़वाल के इतिहास में देखेंगे कि किस प्रकार औरंगजेब और पृथ्वी शाह के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सुलेमान सिकोह भी इसके समय में आया था। ठीक, उसके बाद बाज बहादुर की बात करेंगे तो बाज बहादुर एक कूटनीतिपूर्ण शासक तो हुआ ही है, लेकिन जनता के लिए भी उसने बहुत निर्माण कार्य से लेकर के, मंदिरों के कार्यों से लेकर के, इसने क्या किया कि तिब्बत यात्रा में, जब लोग तिब्बत के लिए यात्रा के लिए जाते थे, तो तिब्बत यात्रा में हुणिये लोग जो है यहाँ के यात्रियों को परेशान करते थे, लूटपाट करते थे और उन पर एक टैक्स लगाते थे। ठीक है, तो तब जब बाज बहादुर को ये खबर हुई तो इसने तिब्बत पर अभियान किया और तिब्बत के ताकुला खाल पर चढ़ाई कर दी। तो ताकुला खाल में जो हुणिये लोग थे, उन हुणियों पर इसने सिरती कर लगा दिया। ठीक, और साथ ही इसने कैलाश मानसरोवर के लिए भूमि दान दी। तो जो भूमि मंदिरों के लिए दान की जाती है, इसे गूंठ भूमि कहा गया है और इसको विष्णु प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गूंठ भूमि दान दी इसने 1673 में, इसने गूंठ भूमि दान की कैलाश मानसरोवर के लिए। साथ ही इसने अनेक मंदिरों का निर्माण किया और इसने सबसे प्रमुख जो बागेश्वर में पीनाथ मंदिर है, इसका निर्माण भी बाज बहादुर चंद ने कराया था। साथ ही इसने कटारमल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। कटारमल मंदिर कत्यूरियों के समय का एक प्रसिद्ध मंदिर है, सूर्य का मंदिर है और जिसको बड़ादित्य के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसने
भीमेश्वर का भी निर्माण किया और त्याड़ी नौला का भी निर्माण किया। तो ये त्याड़ी नौला है अल्मोड़ा में, और ये त्याड़ी नौला वहीं पर पड़ता है जहाँ पर अल्मोड़ा में जिस तिवारी ब्राह्मण के घर में ये रहा था, तो उसने उस तिवारी महिला के पुत्र के सम्मान में एक नौले का निर्माण किया, जिसको त्याड़ी का नौला के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसके समय में एक हथिया देवाल, ये है पिथौरागढ़ में, और जगन्नाथ मिस्त्री ने एक हथिया देवाल का निर्माण किया, एक हथिया देवाल बनाया था। ये एकास्म है, यानी कि एक ही पत्थर पर बना हुआ है, एक ही पत्थर पर बना हुआ है, और इसकी तुलना की जाती है एलोरा के कैलाश मंदिर से। तो इसके संबंध में भी अगर प्रश्न बनता है कि निम्न में से किसकी तुलना एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है, तो इसका आंसर होगा एक हथिया देवाल जो पिथौरागढ़ में स्थित है। और उसके निर्माण की बात करें, उसको बनाने की बात करेंगे तो जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया था और बाज बहादुर के समय में बनाया गया था। तो इतने सारे जब इसने निर्माण कार्य किए, और साथ ही इसने तराई क्षेत्र में बाजपुर शहर की भी स्थापना की। तो जब इसने इतने निर्माण कार्य किए तो कहते हैं कि इसके पास पूरा धन समाप्त हो गया था, पूरी धन संपदा समाप्त हो गया था। तो इसने लोगों पे दुनिया भर के कर थोपने शुरू कर दिए। तो जो सिरती इसने हुड़ियों पे लगाया था, अब वो किस पे लगाना शुरू कर देगा, तो भोटिया व्यापारियों पे भी सिरती कर लगना शुरू हो जाएगा। मांगा कर, मांगा एक प्रमुख कर है, और ये कर हमको गोरखा काल में भी देखने को मिलेगा। तो गोरखा काल में इसका जो दर है वो 1 रुपया प्रति वयस्क पे लिया जाता है, वयस्कों पे लिया जाता था गोरखा काल में। और ये मांगा की दर इसके समय में 2 रुपया थी। तो इसके संबंध में एक प्रश्न इस प्रकार का बनेगा, निम्न में से कौन सा कर गोरखा कालीन करों में भी जाना जाता है, तो मांगा था। साथ ही इसने एक कर और लगाया, फटांग कर, जिसमें सोने का चूर्ण होता था। ये अपने आप में सोने का चूर्ण होता था, फटांग। और एक कर और लगाया, कस्तूरी नाभा और नमक कर। इतने प्रकार के कर इसने लगाए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि किस चंद शासक ने कुमाऊं में जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर इसी ने लगाया था कुमाऊं में, बाज बहादुर ने। क्योंकि ये जब दिल्ली दरबार में गया तो दिल्ली दरबार में ये मुगलों की शैली से बहुत अधिक प्रभावित हुआ, और उसके प्रभाव के कारण इसने कुमाऊं में जजिया कर लगा दिया। और जजिया से जितना पैसा कलेक्ट होता था वो सारा पैसा जाता था दिल्ली दरबार में। तो इस प्रकार से इस राजा की कार्यशैली है, निर्माण शैली है और युद्ध नीतियां हैं। कहते हैं कि जब ये राजा बूढ़ा हो गया था, लगभग 40 साल का इसका शासन है, तो बूढ़ा हो गया था, और बुढ़ापे में यानी कि अंतिम दिनों में ये एक ब्राह्मण के झांसे में आ गया, जिसको डालकोटी का ब्राह्मण, एक डालकोटी जगह पड़ती है, वहाँ का एक ब्राह्मण था। और इस ब्राह्मण ने क्या किया कि इसको कहा कि महाराज, आपके यहाँ तो बहुत सारी चालें चली जा रही हैं, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र हो रहे हैं आपके राज्य में, और मेरे पास ऐसा तरीका है कि आपके सारे जो राज्य में जितने लोग षड्यंत्र कर रहे हैं उनको पकड़ने का एक सबसे सही तरीका है। उसने कहा कि मेरे पास 2 ऐसे चावल के दाने हैं कि जो षड्यंत्रकारी होगा वो गलत दाना पकड़ेगा, और जो सही होगा वो सही दाने का चयन करेगा। तो ऐसे में इस राजा ने उस ब्राह्मण की बातों में आकर के जो प्रजा के हितैषी थे कई लोगों को इसने मरवा दिया। तो ऐसे में इसके बेटे उद्योत चंद ने इसकी बगावत भी की, और इसलिए इसको बूढ़ा अत्याचारी शासक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो जो अंतिम समय था इसका वो लगभग शाहजहां की तरह व्यतीत हुआ, यानी कि इसका टाइम पीरियड भी शाहजहां से मिलता जुलता है, और जो इसका समय भी है वो शाहजहां की तरह व्यतीत हुआ। जिस प्रकार शाहजहां को बुढ़ापे में बंद किया गया था, तो इसी तरीके से ये भी डरा हुआ था अपने पुत्रों के साथ, और इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा उद्योत चंद शासक बनेगा। ठीक है, तो आगे के टॉपिक में हम देखेंगे उद्योत चंद का शासन।